एब्सेंटीज्म बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन प्रॉब्लम। सो आज इस पर्टिकुलर सेशन में एब्सेंटीज्म के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। इस सीरीज का पूरा बेनिफिट लें। सो एब्सेंटीज्म होता क्या, अगर हम ले लैंग्वेज में बात करें, जहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो एक हैबिट बन जाती है उसकी जो है एब्सेंट करने की, एक उसका इंटेंशनल फेलियर हो जाता है कि वो वर्क पे नहीं आते हैं। सो जो ऑर्गेनाइजेशन इशू फेस करते हैं एब्सेंटीज्म का, तो हम कह सकते हैं एब्सेंटीज्म एक फ्रीक्वेंट और एक प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस है एम्प्लॉयज़ का अपने वर्क से, जिसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्टिविटी में, एम्प्लॉय के मॉरल में और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट दोनों ही पार्टी यानी एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को काफ़ी ड्रास्टिकली फेस करना पड़ता है। क्यों करते हैं एब्सेंटीज्म, ऐसा क्या है? लेकिन उससे पहले एक टर्मिनोलॉजी हम अंडरस्टैंड करेंगे एज पर द इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। इस एक्ट में बताया गया है एब्सेंस इज द फेलियर ऑफ एन एम्प्लॉय टू रिपोर्ट फॉर वर्क ऑन ड्यूटी व्हेन ही इज शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन हिज ड्यूटी। उसका टाइम था, उसे काम पे आना था, बट वो नहीं आए। An employee is to be considered as scheduled to work when the employer has work available for him and the employee is aware of it। तो काम अवेलेबल है और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वो काम दिया है, एम्प्लॉय को उस काम के बारे में पता है, फिर भी एम्प्लॉय ने जो है अपनी वर्क परफॉर्मेंस नहीं करी है, वो एब्सेंट हो गए हैं, वो ड्यूटी पे आए नहीं हैं। सो इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जो है इस एब्सेंटीज्म को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और क्या कारण हो सकते हैं एब्सेंटीज्म के? पर्सनल रीज़न, बहुत सारे पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल इलनेस हो सकती है, फैमिली की कुछ इमरजेंसी हो सकती है, और बर्नआउट जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बर्नआउट की सिचुएशन या एम्प्लॉय का जॉब से सेटिस्फेक्शन ही नहीं रहा, इसीलिए वो एब्सेंटीज्म करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें रिकॉग्नाइज करना है कि आखिर जो है क्या एब्सेंटीज्म हर वक्त ही इंटेंशनल होता है या अनइंटेंशनल भी होता है, एक क्रोनिक इशू है ऑर्गेनाइजेशन में, और उस क्रोनिक इशू को अभी तक एड्रेस नहीं किया गया, उसे एड्रेस करना ज़रूरी है। ये जानना और ये समझना ऑर्गेनाइजेशन वाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो एब्सेंटीज्म को हमें एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच के थ्रू सॉर्ट आउट करना चाहिए, एक सपोर्टिव पॉलिसीज लानी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करनी चाहिए, रिकॉग्निशन स्टैब्लिश करने चाहिए, और एम्प्लॉयज़ की वेलबींग को प्रायोरिटाइज करते हुए उन्हें एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, ताकि एब्सेंटीज्म और उससे एसोसिएटेड कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकें। तो अगर हम ब्रीफली कंक्लूड करें कि हमने एब्सेंटीज्म के बारे में क्या समझा, इसका मतलब कि द एम्प्लॉयर हैज़ वर्क अवेलेबल फॉर वर्कर एंड द वर्कर इज अवेयर अबाउट द वर्क। वर्कर डिड अनऑथराइज्ड, अवॉइडेबल एंड विलफुल एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी। ये किसी भी रीजन से हो सकता है, हमें चेक करना है वो रीजंस क्या हैं। सो आज के सेशन में आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका हो कि एब्सेंटीज्म क्या होता है क्लियर लैंग्वेज में हमने, प्लस हमने फैक्ट्रीज एक्ट की डिफिनीशन के थ्रू भी समझा। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। रिलेटेड पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी टाइम टू टाइम, ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। इस कंप्लीट सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लें, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करें और अपनी क्वेरीज को डिस्कस करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।